इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इसका तात्पर्य बता देता हूँ कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। इसमें मैंने क्रिटिकल एनालिसिस कर रखा है इंग्लिश बुक्स का, जो हमें पढ़ाई जा चुकी है और जो 7th और 8th में जो बच्चे बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो इसके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन चीज़ों ने हमारे दिमाग को बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया है। जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में फ़िट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नैतिक सोच बन जाती है, हमारी मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है, हमारा जो कल्चर है, हमारा बिहेवियर है, वो सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है और उन बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ऐसे में काफ़ी बहुत सारे चैप्टर्स का मैं क्रिटिकल एनालिसिस लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये जो आज शुरू कर रहा हूँ, ये क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक जो अभी तक हम पढ़ते भी आए हैं उसका है। उसमें एक पोम है जिसका नाम है द स्कूल बॉय। तो ये पोम जो है ये विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है और वो लंदन के रहने वाले हैं। ये बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि द स्कूल बॉय में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब तो ये भी होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव एज वेल एज उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताना। पर यहाँ पे मैं क्रिटिकल एनालिसिस को इस तरीके से नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हमारे दिमाग पे डाला गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ज़बरदस्ती बताना, वो भी हमारे बाहर के द्वारा किसी ने हमारे दिमाग में फ़िट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बता दूंगा, पर मैक्सिमम मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसने कैसे हमें अफेक्ट कर रखा है, जो हमारे लिए दिक्कत हुई है सोसाइटी में, जिसकी वजह से। जैसे आप द स्कूल बॉय करके पोम खोलेंगे अपने बुक में, क्लास 8th की बुक में 84 पेज नंबर पे है। तो आप वहाँ पे पाएंगे कि सबसे पहले जो आइडिया फिट कर रखा है दिमाग में, वो एक स्कूल बॉय को लेके है। स्कूल बॉय को पोर्ट्रे कर रखा है ऐसा कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और ये जो आइडिया है कि एक स्कूल बॉय है वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, जब ये आइडिया जब बच्चा बचपन से ही पढ़ना शुरू करता है तो एक उसके दिमाग पे एक इमेज सेटअप हो जाती है, एक इम्प्रिंट आ जाता है कि जो मतलब स्कूल लाइफ है वो हैप्पी नहीं रहती है। बच्चा अपने आप को इससे कनेक्ट करने लग जाता है और अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, अरे स्कूल बॉय जो एक हैप्पी नहीं है, मतलब क्योंकि हर एक इंसान को वो एक कनेक्शन ढूंढता है। जब भी वो पोम पढ़ रहा है, अपने आप को उससे कनेक्ट करने के लिए उसको उसकी तरफ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और स्पेशली जब उसको ये दिखाया जाए कि मतलब कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो उससे अपने आप को उस आइडेंटिटी से अटैच करने लग जाता है। तो वहाँ पे ये दिखाना है कि कहते हैं कि वो नॉट हैप्पी है, तो वो उस बिहेवियर में अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। साइकोलॉजिकली ऐसा इफ़ेक्ट करता है। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे स्कूल में एक केज की तरह भी, अगर हम इसमें 4th स्टैंज़ा देखते हैं तो इसमें हमें केज की बात कर रखी है, तो एक स्कूल को एक केज करके दिखाना। तो वक्त आने पे हमें इससे ये पता चलता है कि हम जब भी अपने दिमाग में स्कूल के बारे में सोचेंगे तो हम उसको एक जेल के वे में सोचेंगे, जेल या केज के वे में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जब हम बड़े हुए थे तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बनी हुई थी। हमें ये भी याद नहीं है कि वो पोएम कौन सी होगी या क्या चीज़ होगी, पर जो हमें एजुकेशन के द्वारा जो एनवायरनमेंट दिया गया तो उससे हमने उसको जेल ही समझा और वो हम काफ़ी हद तक मानते रहे। और फिर उसी के बाद जब हम सबसे पहले स्टेंजा पे आते हैं, फिर सबसे पहला स्टेंजे पे अगर हम इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जिसमें हंट्समैन की बात करें कि 3rd लाइन में, तो वो एक तरीके से टीचर के ऊपर, टीचर को एक सेंस में सिंबॉलिक वे में दिखा रखा है। और स्काइला करके जो बर्ड है
उसको एक स्टूडेंट के वे में दिखा रखा है। अगर हम एक हंटर और एक बर्ड के बीच में देखेंगे तो हम देखते हैं कि एक हंटर जो है वो किल करता है। तो बेसिकली एक ये इसमें ये आइडिया भी सेटअप कर रखा है कि जो एक टीचर के वे में है, वो एक किल के वे में दिखा रखा है। और दूसरी चीज़, इस आइडिया को बहुत ही ईजिली इन्होंने दिखा दिया कि जैसे कि एक बर्ड को मारना बहुत ही मतलब ये नॉर्मल थिंग है। जैसे सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि वही चीज़ रिपीट की जा रही है कि जैसे जो स्कूल है वहाँ पे सारी क्या सारी जो खुशी होती है वो चले जाती है। तो एक इमेज सेटअप की जा रही है दिमाग में, जो वक्त आने पे हमारे दिमाग में ऐसी इमेज रह जाएगी, हम उसको मानने को मजबूर हो जाएंगे। और एक बच्चे को देखा जाए, स्कूल के बच्चे को, तो वो मानने को तैयार हो जाता है। स्कूल में आती है उसकी जो खुशी है वो चले आ रही है। थर्ड जो लाइन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक टीचर के बारे में बता रखा है कि वो लगातार एक निर्दय आंखें जो उसको देखते जा रही है, जो थकी नहीं, जो बिल्कुल भी थक नहीं रही है, वो लगातार उसको देखने में है। और टीचर के लिए यहाँ पे निर्दय बोला गया है, निर्दय आंखें। तो एक टीचर को एक क्रूअल वे में, क्रूअल शब्द यूज़ कर रखा है। तो टीचर को ऐसा दिखा देना एक दिमाग में फिर उसके लिए रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है, हम उसको वैसे नहीं दे सकते टीचर को। और बड़े होके हम कोई ख़ास रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते, हम देते हैं फिर वही चीज़ हो जाती है। उसमें ये दिखा रखा है कि वो जो लगातार टीचर देख रहा है, जो बच्चे हैं वो अपना क्या कहते हैं, जो दिन है वो दुखी होके काट रहे हैं उसमें, उस पोएम के हिसाब से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये भी समझने वाली कि पोएम कब लिखी गई है। ये लिखी गई है 1780s में। और हम देखें तो वो जो उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लैंड में ऐसा था। जो राइटर है वो लंदन का रहने वाला है, जैसे मैंने बताया। पोएम जो है, पोएट जो है वो लंदन का रहने वाला है। तो फिर वहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था वो कितना दिक्कत वाला था। और अभी भी हम देखें तो वो वैसा ही एजुकेशन सिस्टम अ, हमारा चलते आ रहा है, और वही काफ़ी दिक्कत वाला है। और अभी के हिसाब से अगर हम ये देखें तो हम ये मान के चलेंगे कि कहते हैं कि ऐसा ही होता है स्कूल। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे वो और बेकार थे। और जबकि हम अगर देखें ट्रेडिशनल का, अगर हम ये अर्थ ले जाए, बहुत ही एंशियंट जो गुरुकुल सिस्टम थे, तो हमें पता चलेगा कि गुरुकुल सिस्टम तो इससे भी ज़्यादा बेटर थे। वहाँ पे मॉरल जो एथिक्स थे वो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्शन के साथ सिखाया जाता था। अब अगर मैं सीधे थर्ड स्टेंजा की तरफ आता हूँ तो वहाँ पे एक ये चीज़ है कि वर्ड्स जो है, जैसे एंक्शियस आवर करके वर्ड है सेकंड थर्ड स्टेंजा की सेकंड लाइन में। तो एंक्शियस जो मतलब यही मतलब है इसका कि जो परेशान होकर जो बच्चा पूरी क्लास में बिताता है। तो वहाँ पे जो एंक्शियस वर्ड है ये देखा जाए तो साइकोलॉजिकली हमें दिमाग में डाल रखा है। अगर हमें इस वर्ड के बारे में पता नहीं होता तो हम शायद कभी यूज़ भी नहीं करते डेली लाइफ में। अगर आप देख रहे हो तो आजकल के जो बच्चे बड़े हो जा रहे हैं वो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं कि हम एंग्जाइटी में ये सब हैं। तो ये सब वर्ड्स तो क्रिएट किए गए हैं। तो वर्ड्स के द्वारा बीमारियां भी क्रिएट की जा रही है जो एक्चुअल में ना नहीं है। हम क्योंकि उन वर्ड्स के थ्रू अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें पोम्स भी जो है वो थोड़ी ठीक रखनी पड़ेगी। कोई पोम अच्छी क्यों है वो हमें देखना पड़ेगा। थर्ड स्टैंजा में हमें जैसे पता चल रहा है कि ना ही उसको बुक पढ़ने का मन कर रहा है, ना ही उसको उसमें खुशी मिलती है, ना ही उसको और वो टीचर के लगातार पढ़ाने से एकदम थक चुका है और उसकी बुरी हालत हो चुकी है। हमें इसमें वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड्स दूसरे भी यूज़ हो सकते हैं पर यहाँ पे वॉन थ्रू यूज़ हो रहा है। तो वॉन का मतलब अगर हम ये सोचें तो माइंड में एक अलग ही इफेक्ट डालता है। जैसे मैंने जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि फोर्थ स्टेंजा में बोला गया है कि वो एक केज में बैठा हुआ है। हाँ,
ऐसा था फोर्थ स्टैंजा में दिखा रखा है कि वो केज में बैठा हुआ है और वो कैसे खुश रह सकता है। पर दूसरी तरफ अगर मैं इस पोम की तारीफ़ करूँ तो ये बोलने की होगी कि ये जो है ये अभी के हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को दिखाता है जैसी हालत मतलब बच्चों की है। पर ये जो चीज़ है ये क्रिएट की गई है, ये क्रिएट हमारे उसमें जो कॉलोनाइज्ड एजुकेशन के द्वारा आई गई है। एजुकेशन के द्वारा जो भी हमारे इसमें दिक्कतें आई गई है, जो भी पुराने टाइम पे जो भी पॉलिसीज़ लाई गई कि वो एकदम वेस्ट के हिसाब से चली, जैसे भी विदेशी संस्कृति है उसके हिसाब से, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई है। जैसे मैकॉले ने कहा था कि हमारी सोच ऐसी बन जाएगी जैसे हम इंग्लिश मैन की तरह सोचने लग जाएं और टेस्ट भी उन्हीं की तरह करने लग जाएं, तो वैसा ही हो गया है। और सोसाइटी भी वैसी बन गई है जो उस टाइम पे लंदन में थी, अभी वैसा ही हाल इंडियन सोसाइटी में है। जब तक वो अपने वापस सिविलाइजेशन की तरफ नहीं जाता और धार्मिक वैल्यूज़ की तरफ नहीं जाता। इस पोम में जो दूसरी चीज़ ये बता रखी है वो यही बता रखी है कि मतलब एक बच्चा जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रहा स्कूल लाइफ, और वो समर को कैसे वो समर कैसे आ सकता है, वो गर्मियों का मौसम खुशी से भरा हुआ, जब तक स्कूल जो है वो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट ना बन जाए उसके लिए। ये अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक पोम से क्या हो जाएगा, पर अगर आप इस बुक में देखोगे 8th क्लास की इंग्लिश बुक में, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऑफ पोएम है जो ऐसी दिक्कतें जो एक तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सर्टेन आइडियाज़ दिमाग में डाल रहे हैं, उस हमारे जो वैल्यूज़ है वैल्यू सिस्टम को भी चेंज कर रहे हैं। और अगर ये यकीन नहीं आता तो ये मैं बता सकता हूँ कि जो जो हमारी जो जनरेशन पैदा हुई है और जो और भी जनरेशन्स पैदा हो चुकी है, ये सारे आइडियाज़ उसके माइंड के थ्रू रिफ़्लेक्ट होते हैं, उसके बोलने के और उसके व्यवहार के तरीके से। जैसे हम जानते हैं कि आजकल भले ही इंसान कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, बट जो अनैतिकता है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है। 8th क्लास में और भी कई चैप्टर्स है जो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे स्लेवरी सिस्टम को भी एक तरीके से एनकरेज किया जा रहा है, कहाँ पे सर्टेन आइडियाज़ को लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। तभी जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसके तहत जो बुक्स आई है वो काफ़ी अच्छी है, वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही ए पॉलिटिकल है।